पैनल पर मौजूद सभी साथियों का नमन वंदन। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो साथियों, हमारे पटेल सर बन चुके हैं। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और मीटिंग स्टार्ट कीजिए सर। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के जन्मदाता श्री क्रेडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और जितने भी हमारे इस गुरुकुल यूनिवर्सिटी में विराजमान हैं सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। साथियों, आज की टॉपिक है और इन टॉपिक के बारे में आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी देश की सबसे अहम जो बजट सत्र जो चला, उन बजट सत्र में तीन सेशन हम लोग लिए थे। पहले मेन जो हमारी जो देश की बजट था, फिर एग्रीकल्चर, और कल जो नाइट में हमारे मातृशक्ति श्रीमती अनीता शाह मैम ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में तो डिस्कस हुआ। साथियों, ये हमारी तीन जो टॉपिक है, जो लोग कंफर्ट जोन पे रहकर दो तीन दिन तक के जो इस गुरुकुल से कांटेक्ट रहे, या टीम अर्निंग ईगल इंडिया यूट्यूब पर आप लोग श्रवण किए होंगे, तो आप लोगों को पक्का ये मालूम हुआ होगा कि जो अहम बिंदु पर चर्चा हुआ है, तो सभी से मेरा, जितने भी हमारे गुरुकुल पे विराजमान है 18 पार्टिसिपेट, आप सबको कंफर्ट जोन पे रहना है और टॉपिक से हट के कोई भी हमारे साथी लोग जो है डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओपन शेयरिंग है। आपका विचार आना है इसमें, और टॉपिक से संबंधित, मुद्दा से संबंधित आप लोगों का विचार आमंत्रित है, क्योंकि देश की आम बजट, फिर कृषि पर जो बजट चर्चाएं हुआ, फिर उसके बाद में जो व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, संयुक्त अर्थव्यवस्था, इसी संबंध में काफ़ी डिस्कस हुआ है। साथ में हमारी जो सब्सिडी सब्सिडी खैर एक अलग मुद्दा हो जाता है, उस पर भी हम लोग जो है सेशन लेंगे, लेकिन फिर भी सार तत्व भी रख सकते हैं कि जो सब्सिडी जो मुद्दा है, वो सब्सिडी हर सेक्टर में दिया जाता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए हो, चाहे उद्योग के दायरे में हो, सारी सेक्टर में एक छोटे से लेकर एक उद्योगपति तक के ये सब्सिडी जो शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है, इस संबंध में भी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस सत्र में शॉर्ट में रहेगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। और इस सब्सिडी के जो जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं में जो स्तर होता है सब्सिडी का, वो जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के सब्सिडी के
स्तर होता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सार तत्व जो है आप लोग चर्चा में भाग लेंगे। तो सभी को पुनः चरण बंदन, और ये गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बने। और आप सब जो बातें करते हैं, जो अपनी विचार रखते हैं, उन विचार को काफ़ी सराहना लोगों से मिल रहा है कि हमारी जो 2 टॉपिक जो चला, उस टॉपिक के ऊपर में जो यूट्यूब से प्रसारित हुआ, इसमें हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग से इंटरेस्टेड से भी अदर पर्सन के लोग भी इस टॉपिक को काफ़ी इंटरेस्टेड रुचि लेके सुने, और काफ़ी लोगों ने आप सबका सराहना किया, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर कहीं अदर सेक्टर में चर्चाएं नहीं होते, केवल मीडिया में चर्चाएं होते हैं। जो डेविड के रूप में चलता है, लोगों से विचार लेता है, मीडिया ट्रायल होता है। लेकिन मीडिया ट्रायल में भी ये सारे जो विस्तार से हम लोग जो चर्चा करते हैं, उतना ही टाइम के अभाव में उन लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं, अपनी जो 1 घंटा का जो समय रहता है, और उस समय में हम लोग जहाँ जड़ तक के पहुँचते हैं, वो उन लोग शायद नहीं पहुँच पाते हैं। और आज हमारी ये सबका जो प्रयास है कि हमारी जो व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है, और हमारे जो लोगों की जो व्यवस्था, लोगों की जो साथ में जो व्यवस्थाएं बनते हैं, तो एक सरकार और आम जनताओं के बीच में आपसी सामंजस्य क्यों नहीं बन पाते? क्यों ना हम क्यों ना हम लोग जो है एक दूसरे की भावनाओं को ना कद्र करते हुए, या धरातल पे उस जो भी है स्कीम जो आता है, उस स्कीम को धरातल में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता या फॉलो नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग देशवासी, हम लोग कोई भी स्कीम आता है या कोई भी सरकार की तरफ से मेमोरेंडम जारी करता है, तो इसमें जो है हम लोग पहले ध्यान से जानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, और उसकी गहराई तक जाते नहीं हैं। इसलिए शायद आम जनता जो है इन तथ्यों से काफ़ी दूर रहते हैं। तो मैं भी ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं भी इस पर जो है आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा। तो मैंने जो बातें किए हैं आप सबको अवगत हो गया होंगे। तो पुनः आप लोगों से निवेदन है कि जो टॉपिक जो चला है, उससे हटके आप लोगों को बातें नहीं करना है, और ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम लोग चाहें कि 1 घंटा की जो समय है, इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोग आपस में विचार ले सकें, और उसको गहराई से हम लोग जा सकें। तो सर, अभी तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग कंफर्ट जोन पे रहे, और केवल जो है 2 मिनट के लिए मैं बड़े भैया कुलदीप सिंह पुंडीर सर को आमंत्रित करता हूं। वो आएँ और टॉपिक को और विस्तार से आप लोगों को अपनी शब्दों में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन साथी, और हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी साथी, सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन वंदन। ओपन सेशन रखने का मकसद ये है कि कितने साथी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से हटकर देश की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। क्योंकि साथियों, अगर हम नेटवर्क वर्किंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में कार्यरत हैं, तो हमको अदर नॉलेज होने की भी सख्त आवश्यकता है। क्योंकि हर लीडर
जो हमारे साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष जिससे हम पहली बार मिलते हैं, बहुत से ऐसे सवाल आते हैं आपके और हमारे बीच में जो हमको मजबूर करते हैं आसपास झांकने के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र का अगर हमको नॉलेज नहीं है तो हम क्या आंसर देंगे। तो यही एक कोशिश है हमारी कि जैसे 3 सेशन हुए हैं अभी, 2 सेशन पटेल सर के माध्यम से और 1 सेशन हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति के द्वारा। तो आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट कितना है, आप लोगों ने यहाँ से कितना पक्ष में समझा है, कितना विपक्ष में समझा है बजट को, और आपकी समझ क्या है, उन बातों को खुलकर रखें साथियों। और सभी कंफर्ट जोन में रहें। पटेल सर किसी का भी नाम लेकर बुला सकते हैं, और जो साथी अपने मन से आना चाहे वो हैंड राइज भी कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि टॉपिक से अलग हटकर बातें ना की जाए। बातें बहुत सारी होती हैं साथियों, लेकिन एक समय को बर्बाद करना ये नहीं चलता है, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर ही बात चलेगी और हमारे हर साथी की सोच अलग है, हर साथी के विचार अलग है। तो आप लोगों की जो बातें आएंगी, आप लोगों के जो विचार आएंगे, उससे जो हम सबको अनुभव मिलेगा और कुछ नई जानकारियां भी मिलती हैं साथी, क्योंकि अभी आने वाले समय में ये सब चीजों की सख्त आवश्यकता आपको और हमको पड़ने वाली। तो थैंक यू सो मच पटेल सर। वेलकम सर, कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भैया कि आप आए और आपने भी आग्रह किया, आशा व्यक्त किया कि हमारे जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट अनुभवी सभी लोग हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी आशा के अनुरूप आप लोग सब लोग जो है अपनी विचार रखेंगे। तो मैं भी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर्वप्रथम इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से विराजमान हैं और काफ़ी मधुर शब्दों के धनी हैं, काफ़ी ज्ञान भी रखते हैं, जानकारियाँ भी रखते हैं। तो ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे साथी जो इस मंच के संचालक हैं, ऐसे साथी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। श्री शिव कुमार धार्मिक सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी विचार रखें। शिव कुमार धार्मिक सर को अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे रहा हूं। सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। जी जी सर, प्रणाम। सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। बजट देश का जो भी बजट रखते हैं, एक साल का जो लेखा जोखा अपना चोखा होना चाहिए। और जो बजट अपन को मिला है उसमें कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऋषि प्रधान देश। कृषि और ऋषि के लिए कम दिया गया है, क्योंकि किसान सुदृढ़ हो और आम जन जो शिक्षित हो, कहीं न कहीं इनको दूर रखा गया है ताकि दोनों सुदृढ़ हो। अगर आम जन शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर ले तो जो कमजोर जो रहते हैं, जो चालाक बुद्धि वाले जो सरकार में बैठते हैं, वो नहीं चाहते कि आम जो जन है जिनको शिक्षा सही शिक्षा मिले, इसलिए शिक्षा से दूर रखा जाता है। अगर शिक्षा सही मिले तो उनकी जो मंशा है, उनकी जो इरादा है, जो दूसरों को दुख देकर सुख पाने की जो सोच रखते हैं, वो उनकी पहुंच से बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसीलिए हम सब शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ताकि प्राइवेट वाले से जो पूंजीपति वाले लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण कर पाए और आम जन को भटकाकर रखने का प्रयास किया जाता है।
और ये वाकई में हम सब देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है उससे कहीं ना कहीं हमको भटकाया जाता है, ताकि आम लोग मजबूती से और उनकी जो शिक्षा है वो सही दिशा में ना रहे। इसी कारण से हम सबको तकलीफ भी होता है, और बजट जो भी आता है आय से अधिक हमेशा बजट दिया जाता है। हमारे को मिलना कम है और हम बजट बनाते हैं ज्यादा का, तो हम हमेशा कर्जे में रहते हैं। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आए आगे की सेशन रखें। मोस्ट वेलकम सर जी। सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। धन्यवाद सर, धन्यवाद कि आप आए और आपने अपने वचनों से अ, आज के सेशन के शुभारंभ किए। और इसी तरह से अपना विचार, जो 3 सेशन हुआ है, ये तीनों सेशन का सार तत्व आप लोग क्या समझे हैं, इस पर जो है अपना विचार रखेंगे। और नेक्स्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सेशन से भटके ना, और इन तीनों सेशन के ऊपर में ही सार तत्व रखें। अनिल साक्या सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी विचार रखें। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आप को होस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें दो शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब। और हमारे जितने भी गुरुजन इस पैनल में उपस्थित हैं उन सब का हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करता हूँ। और हमारी संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर और शीना मैम को मैं हृदय की चरण वंदन नमन करता हूँ कि आज उन्होंने हम सबको इतना सुदृढ़ बना दिया कि हम लोग अपने डिसीजन लेने में हमें बहुत ही अब आसान लग रहा है कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत। दूसरा, हमें संघर्ष करना सिखा दिया। संघर्ष, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है उस जीवन मिलने का उद्देश्य ही है कि संघर्ष तो करना पड़ेगा। क्योंकि आज टॉपिक सर ने के माध्यम से ये बताया गया है कि बजट सत्र पे होना चाहिए। क्योंकि बजट सत्र जो है वो हमारे देश में एक अहम भूमिका निभाता है कि इस वर्ष में सरकार के क्या क्या पैमाने हैं और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या उनकी रूपरेखा तैयार की गई है। उसके लिए जो धन आवंटित होता है उसी को संक्षिप्त रूप में बजट हम कह देते हैं। सरकार अपने पूरे एक साल का बनाकर चलती है रूपरेखा कि हमें इस क्षेत्र में इतना पैसा देना है, इसमें इतना इसका तरफ विकास करने के लिए। और जो हमारी इनकम वास्तविक होती है उससे कहीं ज्यादा का बजट होता है, जिसके कारण अभी धार्मिक सर ने बताया कि हम लोग कर्जे में ही रहते हैं। और आज की तारीख में ये कर्जा अगर देखा जाए तो लगभग ये 5 लाख रुपए पर व्यक्ति हो गया है, या इसके आसपास होगा, ऐसा ही है कुछ जो कि बहुत ज्यादा है। और जो वास्तविक में एक देश का विकास यदि सरकार के एजेंडे में शामिल है तो वो कैसा है। सबसे ज्यादा बजट होना चाहिए शिक्षा क्षेत्र में, जो कि ना के बराबर होता है। दूसरा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, जिसके कारण हम जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और कहना चाहिए कि इस देश में
भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन किसानों के हित की अगर बात की जाए तो वो भी नगण्य के बराबर मिलता है किसानों को, या कृषि संबंधित जो है जितने भी बहुत सारे बजट हमने देखे हैं। लेकिन जो किसान बेचारे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि हमें इस बजट से ये मिलने वाला है, शायद वो अब तक ये नहीं कह पाएंगे हमें बजट से बहुत कुछ मिला है, क्योंकि वो बजट ऐसा ही बनाया जाता है कि आम व्यक्ति जो है वो आम ही रहे और खास व्यक्ति हमेशा खास ही बना रहे। कायदे में जब कृषि प्रधान हमारा देश है तो कम से कम कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं उन्हें सस्ता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जो किसान के लिए मुख्य चीज है, जो उसका जो उपयोग होने वाली जो मटेरियल होता है, कहने का मतलब जो खेती से संबंधित, उन सब में उन्हें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे देश का भार जो है वो हमारा किसान ही उठाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो पूरा का पूरा भार हमारे किसानों पर रहता है। इसके बावजूद उन्हें कोई सुख सुविधा सरकार की तरफ से ऐसी नहीं मिलती है जिससे वो संतुष्ट हो पाए, जिससे वो और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। इसी के कारण उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, जैसा कुछ वो कर पाते हैं तैसा करते हैं, जिससे देश की आर्थिक गतिविधि में बहुत सारा असर पड़ता है, और जिसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए वो नहीं देती है। अंत में एक छोटी सी बात ये कहूंगा कि इस देश को चलाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग की आवश्यकता है। यदि सरकार कुछ धोखे धड़े से निकल भी जाए कि ये चीज हम करने जा रहे हैं, तो उसके चाटुकारता इतने होते हैं, चाटुकार, वो उसे करने ही नहीं देते हैं। अंततः हर क्षेत्र में हम पिछड़े ही रहते हैं, हर तरीके से। तो सर बहुत ज्यादा बात ना कह के हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, ताकि और साथियों को हमें सुनने का मौका मिले और अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाए। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत। धन्यवाद साथियों। और अभी जैसे कि अनिल साक्य सर ने अपने तथ्यों में रखा कि जो हमारी जो बजट होता है वो किसानों के लिए बहुत कम रहता है, एजुकेशन की बजट है बहुत कम रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि साथियों की जो बजट तैयार होता है देश की इकोनॉमी के ऊपर भी रहता है। और अब सबको मालूम है कि आज हमारी जो करेंसी है वो करेंसी जो है डॉलर से लगातार गिर रहे हैं। और दूसरी बात आया कि कर्जा, तो कर्ज तो स्टार्टिंग से है, जब से देश आज़ाद हुआ था तब से कर्ज होता जा रहा है। और बजट में भी कर्ज का भी स्थितियां देखते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी हमारी प्रधानमंत्री बनते आए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी तक के, और इन अनेकों सरकारें बदले, अनेकों जो है लोगों को मौका मिला देश को संचालित करने के लिए। लेकिन अगर इसी में अगर थोड़ा सा देखा जाए, हमारी पड़ोसी देश है जैसे कि जापान है, चीन है, अमेरिका है, और हम लोगों के बाद में आज़ाद हुआ, तो जिस तरीका से एक विकसित राष्ट्र जो निर्माण हुआ उन लोगों में, आज हम लोग उन लोग निर्माण कर चुके। लेकिन आज हम लोग दिमाग में ये आया कि हमको विकसित भारत की ओर अग्रसित होना है, और एक मिशन लेके चल रहे हैं कि 2047
कि भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो जब तक के जो आम बजट जो तय होता है और क्या हम लोगों को सरकार के जो स्कीम है या सब्सिडी है इस पर ही निर्भर रहना चाहिए क्या? क्या स्वयं से सब्सिडी के साथ साथ क्या स्वयं से उद्यमी नहीं बनना चाहिए, या हमको अपने जो उत्पादन जो करते हैं उसकी बाजार की तलाश नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि सारे चीज़ें सरकारें तय करता है, बाजार सरकार तय करता है, प्रोडक्ट की जो उत्पादन है उस उत्पादन की मूल्य सरकार तय करता है। और जैसे कि अभी आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से सुना है, यूएस और भारत, अमेरिका और भारत के साथ में जो कंप्रोमाइज़ एक समझौता हो रहा है, तो इससे भी लोगों में काफ़ी विचार पैदा हो रहा है कि इसमें भी असमंजस की स्थिति है जो आयात और निर्यात में। तो इस सारे चीज़ों को गहराई से रखते हुए आप लोग अपने विचार को रखें। और इसी के साथ में मैं पुनः इनवाइट करने जा रहा हूं, हमारे बीच में और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग राय लेते हैं कि क्योंकि कानूनी सेक्टर के साथ साथ में हमको देश के और अर्थव्यवस्था जो सेशन जो चला उस पर मिश्रित करते हुए आप लोगों का जो विचार आना चाहिए। तो हमारे बीच में एक जाने माने पर्सन ताकि के कार्य करते हैं ऐसे हमारे बीच में विराजमान हैं। शायद उनकी नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। चलिए सर, फिर से पुनः जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये हो गया तो हमारे बीच में और अपने बिहार से बने हुए हैं श्री मदन कुमार सर, एडवोकेट हैं आप, और काफ़ी देश के बारे में अध्ययन भी किए होंगे, बजट के बारे में अध्ययन किए होंगे, सब्सिडी के बारे में आप लोग जानते होंगे, और जो अभी यूएस अमेरिका भारत के साथ में जो कम समझौता हुआ है उसके बारे में भी आप नॉलेज रखते होंगे। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ मदन कुमार सर, और आपको ऑलमोट का ऑप्शन मैंने दिया हूं सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यस सर, यस प्लीज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मीटिंग में तो था लेकिन मैं ऑन द वे था, इसकी वजह से पूरी बातों को मैं ले नहीं सका और थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, इसकी वजह से इस सेशन को सुबह में हम इसके बारे में बता पाएंगे। ओके सर, कोई बात नहीं, धन्यवाद आप आए और आपने अपनी व्यस्तता जाहिर किए। और इसी के साथ में मैं पुनः इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से विराजमान श्री गंगा विष्णु शर्मा सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपने विचार रखें। आप लोग, आपको ऑलमोट का ऑप्शन दिया हूँ सर। गंगा विष्णु शर्मा सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। सर आपको ऑलमोट का ऑप्शन दिया हूँ सर, गंगा विष्णु शर्मा सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ। शायद सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है। तो हमारे बीच में मातृशक्ति विराजमान है, तो मातृशक्ति को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। सुमित्रा दिगस्के मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आएँ। आप को होस्ट हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। सुमित्रा दीदी, प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम। Thank you. यस यस Thank you so much, यस मैम। sir.
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे ग्रेट गुरुजनों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट में हमेशा मिलता है। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को, जिनके माध्यम से आज हम सभी इस शानदार सिस्टम में बने हुए हैं, और बहुत ही शानदार तरह से आज में बहुत कुछ जो ज्ञान मिल रहा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के हमारे होस्ट, हमारे गुरु आज जो बजट के बारे में जानकारी रखे, और हर व्यक्ति को अपने देश का बजट समझने की जरूरत है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे सीखने की भी जरूरत है, क्योंकि उसके साथ साथ, देश के साथ साथ, हम अपने घर का भी बजट जहाँ तक के समझते हैं कि हम कितनी इनकम कर रहे हैं, उसमें से कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना हम बचा रहे हैं, और कितना हमें उसमें फायदा है या नुकसान है, तो हर चीज का ज्ञान रखने की जरूरत है। और आज जो सर ने सब्सिडी की बात करी, तो सब्सिडी सरकार के द्वारा जो लोगों को दी जाती है, चाहे वो उद्योग के लिए हो, चाहे किसी बिजनेस के लिए, तो एक वित्तीय सहायता होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि जैसे खाद, ईंधन और उर्वरक जैसी चीजों में उनकी कीमतों को कम करना। जैसे उसमें बहुत सारी चीजें जो आती है, तो वो होती है जिस तरह की एलपीजी गैस या खाद, बीज, इन सारी चीजों को कम करना। तो आज सर ने सब्सिडी के बारे में बात कही, तो आज सब्सिडी हर व्यक्ति चाहता है कि उन्हें हर चीज में बचत हो। तो इस तरह से सरकार हमें सब्सिडी देती है, लेकिन उस सब्सिडी का कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान भी होता है, और कहीं फायदा भी होता है। तो उस फायदे और नुकसान के बीच कितना अंतर होता है, तो ये देश का बजट तय करता है। और उसी तरह आज बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का टॉपिक रखा, तो बहुत बेहतर तरीके से जो हम यहाँ से सीखते हैं कि बजट के बारे में, जहाँ की सब्सिडी का मतलब है कि मूल्यों की कमी होता है, वित्तीय सहायता जहाँ से उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को मिलती है, जैसे किसानों को मिलती है सब्सिडी, चाहे उसकी बिजली बिल में हो, चाहे उसकी फसल के या बीज के खाद के रूप में। तो इस तरह की सब्सिडी होती है, और जो राजस्व के बारे में भी होती है, तो बजट में कितना उनका खर्च है, राजस्व का कितना खर्चा आता है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती है। और जो प्रमुख क्षेत्र है कि भारत सरकार का मुख्य रूप से खाद, फूड और उर्वरक जैसी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, इन सारी चीजों में जो सब्सिडी दे रही है, तो ये सरकार का सरकार का जो देश के नागरिकों के प्रति जो उनका सहयोग है, एक सहयोग की तरह सब्सिडी होती है। बाकी सारी चीजें हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से होती है। तो ये आज हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी होती है। तो ये हमारे देश की सरकार इन सारी चीजों का एक पूरे साल का बजट तय करती है। और जिस तरह हम अपने घर का बजट तय करते हैं, एक महीने का कितना होगा और एक साल का कितना, उसी तरह सरकार भी पूरे देश का बजट तय करती है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी रखना हर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार आपने टॉपिक रखा, और आज हमारे बीच सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर जो इसकी जानकारी दे रहे हैं, तो मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, बैक टू करना चाहूंगी। और क्या आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। थैंक यू सो मच। आप आए सर, और आगे की सेशन कंटिन्यू करें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रस्तुत की, और आपकी जानकारी काफ़ी सराहनीय है मैम, और काफ़ी देश के
अन्य अन्य सेक्टरों के विषयों पर आप जो है जानकारी रखते हैं। साथियों, सब्सिडी सब्सिडी क्या होता है कि मैम ने जैसा बोला कि वस्तु के जो मूल्य जो रहता है उस मूल्य को कम करने के लिए भी सब्सिडी दिया जाता है। जैसे कि फर्टिलाइज़र है, आज यूरिया जो है, यूरिया के जो लिक्विड होता है बाहर से हम आता है, और अगर सब्सिडी हटा दिया जाए तो करीबन 12 से 1500 रुपये के आसपास आता है। लेकिन उस पर कंपनी सब्सिडी देता है कंपनी को, और उस सब्सिडी से जो है मूल्य जो लोगों किसान को जो है 266 रुपया में यूरिया मिलता है। लेकिन सब्सिडी प्रश्न यहाँ पर यह है, क्या हमको सब्सिडी लेना चाहिए? क्योंकि सब्सिडी के स्तर जो होता है, एक उद्योगपति को भी, जैसे राइस मिलर है, राइस मिलर जो है प्लांट लगाता है, लोन होता है, लोन का भी कुछ अमाउंट सब्सिडी के तौर पे कम पटाना रहता है, विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी सब्सिडी मिलता है उनको। उनके बाद भी गवर्नमेंट जो है उनको जो है 5 वर्ष तक के अपने अंडर में रख के जो है उसको जो है वो रन करता है, बिजनेस को रन करता है। उसी तरीके से एक एक पर्टिकुलर एक ही इंडस्ट्रीज की है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। जैसे पावर प्लांट है, पावर प्लांट भी लगाने के लिए सब्सिडी देता है। माने जो सब्सिडी जो होता है उस सब्सिडी में जो है लोगों बड़े स्तर के उद्योगपति बड़े लोग भी लेते हैं। तो क्या जो देश के जो नौजवान लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो उनको सब्सिडी मिलता है, क्या उनको सब्सिडी नहीं लेना चाहिए, या उस सब्सिडी से अपना आ, विकास की एक रास्ता तय करना नहीं चाहिए क्या? ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रश्न है। साथ में जैसे कि हमारे सब पूरे एक देश में एक मुहिम जैसा छिड़ता है, जैसे कि हम लोगों को राशन मिलता है, तो उसमें एलपीजी में भी सब्सिडी मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो सेक्टरों में सब्सिडियां जो मिलते हैं, लेकिन इतनी सब्सिडी मिलने के बाद पूरे देश में, जैसे कि मैंने उस दिन बजट में बताया कि 63 लाख 63 लाख और कुछ का मैंने 500 का जो वो हमारे पास सब्सिडी जो खुराक में बांटा जाता है। जैसे कि इसके में जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन योजना है, जिसमें हमारे माताओं को 1000 रुपया उनको महिलाओं को शासन द्वारा, राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। जैसे आपके मध्य प्रदेश यूपी में लाडली बहन जो चलते हैं, ऐसे कल्याणकारी जो योजनाएं हैं। उसके बाद में जैसे कि राशन जो मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, वो भी एक लोगों को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए जो मिलता है। और जैसे हमारी शासन द्वारा रोजगार गारंटियां जो चलाते हैं, 100 दिन वह काम करते हैं, काम देने की जो सरकार ने वादा करते हैं। और अभी जो नया बजट जो सामने आया कि वी राम जी राम, जिसमें 125 दिन काम देने की आवश्यकता है। देश में करीबन 32 करोड़ 32 करोड़ जो है आज भी इस देश में जो है बेरोजगार हैं लोग। तो क्या मुख्य कारण है कि बेरोजगारी की जो बढ़ती संख्या जो बढ़ रहे हैं, वो क्या कैसे कम हो सकते हैं? इस पर भी आप लोग जो है अपना विचार मंथन करेंगे। इसी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे बीच में संजय पासवान सर विराजमान हैं। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आएँ, अपनी विचार रखें। आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन दिया हूँ सर। संजय पासवान सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। जी सर, आप कंफर्ट जोन में आ जाएं। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं संजय पासवान सर? हेलो।
शायद पासवान सर जो है कंफर्ट जोन में नहीं है, नेटवर्क की दिक्कतें हो रहे हैं। तो इन तथ्यों को समझने के लिए चलिए मैं एक बार पुनः हमारे छत्तीसगढ़ की ओर मैं जाना चाहूँगा कि सर ने काफ़ी विश्लेषण किया है। तो राज मुखर्जी सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर आप इसमें जो अभी जो तथ्य चल रहे हैं उस पर जो है अपना विचार प्रकट करेंगे। राज मुखर्जी सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। आप कंफर्ट जोन में हैं तो को होस्ट हैं सर। राज मुखर्जी सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने हमें 2 शब्द इस गुरुकुल में रखने का मौका दिए। आपको चरण वंदन नमन। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों को चरण वंदन नमन। साथियों, आज का जो ये सेशन है, हमारे पटेल सर जी जो ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो बजट सत्र चल रहा है इसके बारे में जो जानकारी हमें सभी साथियों द्वारा मिल रहा है, और उस बजट को और जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं हम, इसी का भी इस वीक में जो चर्चाएं हो रही हैं, तो यह हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक गंभीर विषय है। क्योंकि आज साथियों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज देखने को मिलता है कि हमारा जो ये देश, भारत देश, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, और इस भारत देश में जो अनेकता में एकता रखते हुए एक उदाहरण है पूरे विश्व के लिए, लेकिन आज हमारे इस देश के ऊपर जो एक बेरोजगारी का जो छाप लगा हुआ है, आज बेरोजगारी का जो संख्या है हमारे देश में कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो हमारे सरकार है, हमारे गवर्नमेंट है, ऐसा कोई भी कदम भली भांति उठा नहीं पा रहे हैं जिससे हमारे देश के जो बेरोजगारी का यह जो समस्या है यह खत्म हो। आज देखने को मिलता है कि एक आंकड़ा के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा देश जो है गांव का देश है। ज्यादातर जो संख्या है गांव का है, और गांव में अधिकांश जो हमारे किसान भाई रहते हैं, और किसान भाई जो है कृषि पर आधारित अपना इनकम तय करते हैं, इनकम लेते हैं कृषि से ही। और एक आंकड़ा के हिसाब से लगभग 58 से 60% के बीच जो आबादी है वह कृषि पर ही निर्भर है। और साथियों, 2024-25 के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 4.19 करोड़ किसान जो है पंजीकृत हैं। तो हमारे जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो आधा से ज्यादा जो है हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं वह कृषि पर ही निर्भर हैं, और कृषि को ही अगर सही रूप और सही दिशा से जो हमारे सरकार हैं, हमारे गवर्नमेंट हैं, उसके नज़र न पड़े और उसे मजबूती के लिए कुछ ऐसा पहल या ऐसा कदम न उठा जाए, तो जो ये हम जो सोच रहे हैं कि जैसे हमारे पटेल सर जी अभी बताए कि 2047 तक भारत पूर्ण रूपेण विकसित होगा,
तो भारत पूर्ण रूपेण विकसित तभी होगा साथियों जब किसान को देखा जाएगा, कृषि को देखा जाएगा, और साथ साथ हमारे जो बेरोजगारी का समस्या है, इस बेरोजगारी के समस्या को दूर करना होगा। हर व्यक्ति के जो हाथ में एक रोजगार मिलना चाहिए, इस रोजगार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जब तक व्यक्तियों के जो साधन है वह साधन रोजगार के से ही संपन्न होंगे, और जब तक रोजगार नहीं होगा तो व्यक्ति का आय नहीं होगा, अब आय नहीं होगा तो वह व्यक्ति संपन्न नहीं होगा। इसलिए स्वरोजगार का जो एक मिशन चलाया जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, हर व्यक्ति के हाथ में इनकम हो, तभी जो है एक सपना जो देखे हैं 2047 तक भारत पूर्ण रूपेण विकसित होगा। हमारे देश के अपेक्षा हम दूसरे देश की अगर तुलना करें तो वहां के व्यक्ति जो है अपने आप में जो स्वरोजगार के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि वह अपने आप में सक्षम रहते हैं, और उस सक्षमता के कारण ही आज वह देश जो है विकसित कहलाता है, और हमारा देश जो है अभी विकासशील है। तो जब तक हर व्यक्ति को जो एक आय का जो जरिया है यह प्राप्त नहीं होगा, तब तक के हमारा देश विकसित तो होगा ही नहीं। तो साथियों, यह जो सत्र है, अभी जो हम सब साथी मंथन कर रहे हैं बजट के बारे में, तो इस बजट को खास तौर पर तो किसान के ऊपर, कृषि पर आधारित जो परसेंट मिलता है उसे बढ़ाना होगा, साथ साथ शिक्षा को बढ़ाना होगा, और स्वरोजगार को तो विशेष प्राथमिकता देना होगा साथियों। साथ साथ यह भी सत्य है कि रोजगार तभी मिलेगा जब हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इस नेटवर्क मार्केटिंग को भी हमारे गवर्नमेंट के नजर में लाना होगा, ताकि हर व्यक्ति को काम मिल सके, और नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही हर व्यक्ति को काम मिल सकता है। तो आज का यह सेशन हमारे लिए बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि हमारे सभी साथी अपने अपने जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ज्ञान है रखें, तो सभी साथियों से कुछ हमें सीखने का मिला, और हमने भी अपना वक्तव्य रखा अपने सूझ के हिसाब से। तो साथियों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं, और हमारे पटेल सर जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो यह विषय है, इस विषय का जो सार है हमें सभी साथियों से जानना है, सुनना है, और हम इसी तरह से कुछ सीखते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय हरि, जय जय हरि। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सार तत्व रखा है कि हमारी जो देश की जो बेरोजगारी है, तो जैसे कि हाँ, आज आपने आंकड़ा हम लोग सब लोग जानते हैं कि देश के आधे से भी ज़्यादा आबादी, करीबन 51% के लोग जो है कृषक हैं, और उसमें से फिर आधे कर दीजिए तो सर्विस होल्डर है, फिर इसी बीच में व्यवसायिक भी है, छोटा व्यवसायिक, बड़ा व्यवसायिक। तो दो वर्ग को जो सर्विस पेशा करते हैं, चाहे चपरासी से लेके कलेक्टर तक, एक चतुर श्रेणी कर्मचारी से लेकर एक कहा जाए फर्स्ट क्लास जो रैंक की जो ऑफिसर होता है, उनको जो है जब सेवानिवृत्ति होता है तो उनको जो है लोक सेवक के रूप में जानते हैं। और इसी में जो लीडर्स हैं, नेताएं हैं, उन लोग जो चाहे वो 5 वर्ष के लिए जनता की प्रतिनिधि बने, चाहे वो जो है कई बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य एमएलए, विधायक, सांसद बने, वो भी जो है उनको जो है माना जाता है कि जनता की सेवा, और उनके लिए सारे फैसिलिटियां भी रहते हैं। लेकिन हमारे देश के किसान
50-51% के लोग पूरे जीवन भर जो है खेत में सर्विस देता है, लोगों की पेट भरता है। उनको केवल जो है अन्नदाता के नाम से मुंह से हम लोग जो है सम्मान देते हैं। दूसरी चीज होता है व्यापार। एक छोटा व्यापारी, एक रोजमर्रा की जो व्यापार है, उसके लिए उनके जो ड्यूटी होता है, जैसे कि सर्विस करता है, सर्विस में केवल जो है 8 घंटा ड्यूटी करना रहता है। उसके बाद फिर उसको सारे टाइम मिल जाता है। लेकिन एक छोटे व्यवसायी, उनके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। किसानों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। सुबह 6 बजे शटर ओपन हुआ, फिर वो 10 बजे 12 बजे तक के दुकान पे बैठा रहता है। लोगों को लोगों को जो है सेवाएं उपलब्ध कराते रहते हैं। और उनकी कोई एज की लिमिट नहीं है। जैसे सर्विस होल्डर है, उनके एज के 60 वर्ष के बाद में आप कंपल्सरी रिटायरमेंट। लेकिन इसके जो छोटे व्यापारी है या किसान है, चाहे मजदूर है, इसके लिए एज के लिमिट नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हमारे देश में 50 से 55 वर्ष के लोग जो है ज्यादा करके खेती पर आधारित है, जीवन यापन करते हैं। बाकी जो युवा पीढ़ी है वो भी जो है परेशान है। तो ये सारे तथ्य जो है हम लोगों के बीच में है। तो इसी को मैं और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बीच में श्री रूपक ठाकुर सर विराजमान है। सर से निवेदन करूंगा कि आएं और अपनी इस पर भी अपना विचार रखें। सर, आपको मैं आलमोट का ऑप्शन भेजा हूं सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। श्री रूपक ठाकुर सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने बोला है कि फॉर्मेलिटी नहीं करना है, तो मैं जो मेरा विचार है मैं व्यक्त करता हूँ। जैसा कि लास्ट 3 सेशन में बजट का, आम बजट, केंद्रीय बजट की बातें हो रही है, तो उसमें मैं बोलता हूँ कि हमारे देश का इस साल का 26-27 का बजट है 53 लाख करोड़। तो अनिल सर ने पिछले सेशन में बोला था कि कुछ घाटा होता है सरकार को, तो सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि घाटा को कैसे कंपनसेट किया जाए। और घाटा होता कैसे है, जैसे कोई फूड गोदाम होता है एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका कुछ गोदाम में आग लग गया, चूहा खा गया या सड़ गया, इस टाइप का घाटा होता है। रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे के कोच का भरपाई करना पड़ता है, जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा देना पड़ता है। किसी राज्य में बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया तो उसमें जान माल का जो नुकसान होता है उसका भरपाई करना पड़ता है सरकार को। किसी राज्य में भूकंप आ गया, उससे जान माल का नुकसान होता है, वो सब का भी भरपाई करना पड़ता है सरकार को। तो सरकार को बजट में ये सब भी देखना पड़ता है। और अभी अभी आज की बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी अनिल सर आए और उन्होंने ये किसान का मतलब एग्रीकल्चर का जो बजट है काफी कम है, 1.5% है। और जो एजुकेशन का है वो भी 1.5% है, बहुत कम है। और इनका जो किसान का मतलब एग्रीकल्चर का जो बजट होना चाहिए वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत नहीं। क्यों कि किसी भी देश का आप बजट देख लीजिएगा, एनुअल बजट, तो उसमें आपको रक्षा बजट सबसे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि कि हमारे देश का 7.85% है रक्षा बजट, मतलब 53 लाख करोड़ का जो है उसका 7.85% है। अगर आप बॉर्डर से सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो आप खेती कहाँ करेंगे? ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, इराक का, सीरिया का, वेनेजुएला का, यूक्रेन का। बहुत अच्छी कंट्री थी लेकिन उनका देश मजबूत नहीं था, सैन्य के प्रति सेना उनका मजबूत नहीं था। तो आज देख रहे हैं आप सबके सामने इराक, सीरिया, वेनेजुएला या यूक्रेन का क्या हालत है। उसको पहले वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पूरा कैबिनेट को उठा के लेके चला गया। तो बोल रहा हूँ अगर आप सीमा पे सुरक्षित हैं तो ही तो आप एजुकेशन देंगे, स्कूल में जाएंगे बच्चे, किसान खेती करेगा। सबसे ज्यादा बजट होना चाहिए डिफेंस पे। और जो अभी चल रहा है डिफेंस में, ये नहीं होता है कि बजट सिर्फ इतना होता है, या रेलवे का बजट या किसान का बजट या शिक्षा का बजट। अरे शिक्षा में ये भी देखा जाता है कि कितने टीचर का सैलरी देना है, कितने रिटायर्ड टीचर हैं उनको पेंशन देना होता है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाथरूम बनाना होता है, टेबल चेयर कुर्सी देना होता है, बिजली बिल देना होता है, पेयजल का सुविधा करना होता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। अगर अनिल सर आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि अगर आपका देश सुरक्षित है तो आप सब कुछ कर सकते हैं देश के अंदर।
श्रीलंका का हालत देखिए, नेपाल का हालत देखिए, बांग्लादेश का हालत देखिए। सब सुरक्षित रहेगा जगह अगर आपका बॉर्डर सुरक्षित है तो। उसके बाद पटेल सर ने बोला सब्सिडी। सब्सिडी नहीं लेना चाहिए। सर ने एक सवाल पूछा, सब्सिडी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, सब्सिडी नहीं लेना चाहिए। आपको सक्षम बनना है। अगर गैस 1200 का गैस, एक एग्जांपल देता हूं मैं, 1100 का गैस है, 12 नहीं 1100 का गैस है, आपको 148 रुपए सब्सिडी मिल गया, तो 148 रुपए में आप क्या कर लेंगे? कौन सा बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे? कौन सा 5 स्टार होटल बना लेंगे? या आपको खाद यूरिया इसमें अगर आपको 10 20 50 रुपए का सब्सिडी मिल गया तो आप क्या कर लेंगे? सब्सिडी नहीं चाहिए, दाम कंट्रोल में रखना है हमें लोगों को। जैसे कोई जाता है, किसी से बोलता है, तो मछली पकड़ रहा है, उसको बोलता है कि भाई मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दे दो, वो मछली बना के खिला दे। अरे हमें मछली बना के खिलाना नहीं है, हमें मछली पकड़ने वाला बनाना है। उनको सिखाना है कि मछली कैसे पकड़े ताकि वो खुद मछली बना के खा सके। ये है। अब आई थी बात रोजगार की, कि रोजगार बहुत कम है हमारे देश में। नहीं नहीं नहीं, रोजगार हमारे देश का समस्या है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजगार बिल्कुल ही समस्या नहीं है। ना महंगाई समस्या है, ना रोजगार समस्या है। समस्या है जनसंख्या। 140 45 करोड़, समझ रहे हैं आप कितना बड़ा बात होता है? अमेरिका हमसे 1.5 गुना बड़ा है, 1.25 गुना बड़ा है, उसकी आबादी है 35 करोड़ ओनली। आप 1 करोड़ रोजगार लाते हैं, अगले साल 2 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं, 2 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा हो जाते हैं हर साल। तो कहाँ से आएगा रोजगार? ये बातें हैं। और अभी जैसे राज मुखर्जी सर ने बोला, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रही। नेटवर्क मार्केटिंग एक सोल्यूशन है, ये तो बिल्कुल सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक सोल्यूशन है रोजगार का। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि कभी ये नहीं बोलता है कि हम 10,000 लोगों की बात नहीं लेंगे, 11,000 लोगों को नहीं लेंगे, जितना आ सकता है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला कि सरकार इसके लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इतना गंभीर नहीं है। लेकिन मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ राज मुखर्जी सर, प्लीज अन्यथा ना ले मेरी बातों को। आजकल यूनिवर्सिटीज में, आईआईएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो एमबीए के बच्चे हैं, उनके उनको पढ़ाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एमएलएम के बारे में। क्योंकि मेरा बेटा एमबीए कर रहा है और मैंने अभी थोड़े दिन पहले कुलदीप सर को इसका वो भेजा था कि मेरा बेटा अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है। तो जितना मुझे बोलना था वो मैं बोल दिया हूँ। बट ये मैं कहना और चाहूंगा कि अगर सरकार कुछ करती है, 1 साल का कुछ बजट बनाती है, तो ये सोच के बनाती है कि मेरा इनकम कितना है। अब इनकम होता कहाँ से सरकार को? इनकम होता है इनकम टैक्स से, इनकम होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, इनकम होता है टोबैको प्रोडक्ट से, लिकर से, टोल से, इन सब चीजों से इनकम होता है सरकार को। तो सरकार ये देखती है कि मेरा इनकम होता कितना है, साल भर में मेरा इनकम है कितना और मेरा खर्चा कितना है, उसके हिसाब, और मुझे कितना वर्ल्ड बैंक लोन, आईएमएफ मुझे लोन दे सकता है। या मेरे साथी देश जो हैं, जर्मनी हो, रशिया हो, अमेरिका भी अब आजकल 18% टैरिफ पे ले आया है। पहले 25 था, अब थोड़ा और कम कर दिया, 50 धमकी दिया था। तो यही सब चीजें। तो इनकम होता कितना है? तो इनकम ऐसे होता है कि मित्र दोस्त कर ले, इनकम टैक्स से आ जाए, पेट्रोल प्रोडक्ट से आ जाए, टोबैको प्रोडक्ट से आ जाए, लिकर से आ जाए, तो ऐसे आता है, टोल से आ जाए। तो इनकम देखने के बाद सरकार बजट बनाती है। हम बैठ के घर के अंदर बैठ के किसी भी सरकार को बोल देते हैं, अरे ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, ये गलत है, वो गलत है। अरे सरकार को देश चलाना होता है, वो देश को देख रहा है कि कैसे करना है। हाँ, और शिक्षा के ऊपर मैं एक कटाक्ष का एक चुटकुला सुना के मैं जाऊंगा। शिक्षा पे तो कोई शक ही नहीं है कि बहुत कम बजट दिया है, 1.5%, 53 करोड़ का, 53 लाख करोड़ का 1.5% बहुत कम दिया है। थोड़ा और होना चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूल का जो वर्चस्व है वो थोड़ा कम हो सके। तो मैं एक कटाक्ष का चुटकुला सुनाते हुए अपने वाणी को खत्म करूंगा कि एक बार एक मंत्री और आईएएस आईपीएस के साथ, उनके जो चमचे होते हैं, आईएएस आईपीएस के साथ वो जाते हैं एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। तो वहां पे जाते तो स्कूल में बुला रहे, यार लड़कियों के लिए अलग बाथरूम नहीं है, टेबल चेयर अच्छा नहीं है, ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है, ग्रीन बोर्ड अच्छा नहीं है, लैब नहीं है, ऐसा करो, इनको 20 लाख का बजट सैंक्शन कर दो इस स्कूल को, ताकि बच्चे अच्छा सुविधा मिल सके। तो बहुत खुश हुए सारे लोग। फिर बोले चलो हम जेल का निरीक्षण करते हैं। तो जेल का निरीक्षण करने गए तो बोला, अरे यार 100 लोगों के कैपेसिटी में 400 लोग रह रहे हैं, बिस्तर नहीं मिल रहा है, नीचे सो रहे हैं, बाथरूम में भी लाइन लग रहा है, खाने में भी लाइन लग रहा है, बहुत दिक्कत है। ऐसा करो, इनको 20 करोड़ का फंड सैंक्शन कर दो। तो आईएएस आईपीएस जो होते हैं उसके साथ में, वो बोलते हैं, सर आपने 20 लाख दिया स्कूल को,
जो हमारे देश के भविष्य हैं, और जेल को आपने 20 करोड़ दे दिया। बोला ये जो बच्चे हैं ना, हमारे देश के भविष्य हैं, और ये जो जेल है ना, ये हमारा भविष्य हो सकता है। तो हम कभी आए बाद में बुढ़ापे में, तो हमको सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये एक कटाक्ष था। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मेरे समझ में जो था वो मैंने बोल दिया। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब सफल हो, आपके बच्चे तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, संचालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बेहतरीन आपने रेशियो रखा, और आपने बोले कि टैक्स से हम लोगों की बजट बनता है। सही बात है, टैक्स से बजट बनता है, और टैक्स में सब लोग जो है उनकी सहभागी है। मान लीजिए एक आम व्यक्ति, एक सर्विस वाले को भी टैक्स देना पड़ता है, एक बिजनेस को वाले को भी टैक्स देना पड़ता है, और देश के जीडीपी में हमारे देश के किसान के लोग जो है भी टैक्स देते हैं। 18% जो टैक्स है, जो खजाना भरने का काम भी हमारे देश के किसान लोग करते हैं। तो टैक्स तो ये होता ही है। दूसरी चीज़ है कि आपने जो चर्चा किया सर कि लोगों को जो बजट होता है, तो अदर सेक्टर की जो बजट है, डिफेंस तो एक बार समझ में आता है कि हमारी देश के सुरक्षा के लिए 7% की 7 से 8% जो है वहाँ पे हमारी रक्षा क्षेत्र में बजट पेश होता है, और होना भी चाहिए। लेकिन अन्य जो सेक्टर है जो हमारी भविष्य की रीढ़ की हड्डी है, एजुकेशन, और हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो 1.40 की जो हम लोगों को सब्सिडी, ये जो बजट मिला, सबसे बड़ी चीज़ होता है बाजार की। मान लीजिए अभी हमारी जो उत्पादन करते हैं, खास करके मैं राइस के संबंध में बोलना चाहूँगा। जो हमारे देश में चावल उत्पादन होता है पूरे वर्ल्ड में, हम लोग नंबर 2 का चावल अन्य देशों को सप्लाई करते हैं। इसी तरह से फर्स्ट में हमारी चीन है। चीन जो है अपने प्रोडक्ट को ही सेल करता है। तो अभी एक तथ्य आया हमारे बीच में कि अभी जो अमेरिका और इंडिया के साथ में जो हम रिस्पेक्ट हुआ, जो बोल रहे थे कि टैरिफ 25% लगता था, अब 18%। लेकिन अभी मैं इसी डिबेट को मैं शाम को सुन रहा था कि हम लोग अभी जैसे रूस से तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, उसमें हम लोगों को जो व्यापार होता था, उसमें जो है 5,000 करोड़ रुपए हम लोगों को उसमें प्रॉफिट होता था। अभी हमारी चीन से हम लोग जो माल हम लोग जो देंगे, तो उसमें जो है कोई टैक्स नहीं है। उनमें उनका जो माल है, प्रोडक्ट जो आता है, कोई भी चावल आता है, गेहूं आता है, कपास आता है, जो भी आता है, वो 18% जीएसटी है। लेकिन हमारे इस देश के जो एग्रीकल्चर है, जो मार्केट है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 18 रुपया धान की किलो है, 19 रुपये किलो है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो धान की जो रेट है, अन्य कई राज्यों में ये रेट नहीं है। तो क्या हम लोग अगर बाहर से हमारे देश में अनाज आएंगे और रेट अगर डाउन होगा, मान लीजिए 12 रुपया मिलेगा आप लोगों को चावल, और यहाँ जो 26 रुपया मिल रहा है, तो क्या यहाँ देश के किसानों की प्रोडक्ट में उसकी रेट में ज़्यादा होगा तो आपका सामान लोग खरीदेंगे? और दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की जो है चावल उत्पादक देश है भारत। तो इस तथ्यों को भी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो केवल मैं एक शेयरिंग और लूँगा, फिर नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे बीच में भी एक बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त संचालक बने हुए हैं, और मैं देखता हूँ लिस्ट में अगर बने होंगे तो मैं उनको ज़रूर लूँगा। शायद वो सर जो है, हाँ, बने हुए हैं। तो राजेंद्र सुमन सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और
अपने विचार रखें। आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन दिया हूं सर। आप भी टीचर हैं और सागर मध्य प्रदेश से हैं सर। बहुत दिन बाद आप लोगों को आपका वाणी सुनने को मिलेगा, तो आप कंफर्ट जोन में तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। राजेंद्र सुमन सर, आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन भेजा हूं सर। जी जी, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया है और बहुत ही अच्छा लगा सर। और आप लोगों ने जो समझाया है मिलकर बड़ा करेंगे सर, और बहुत आगे सर बढ़ना है सर। और इन्हीं शब्दों के साथ सर वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने आए और आपने शायद कंफर्ट जोन में ना रहते हुए भी अपने विचार प्रकट किए। तो इसी के साथ में आज की सेशन को और भी हमारे कोई भी साथी जो है अपने विचार प्रकट करना चाहें तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है आशीष वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। कब से चिल्ला रहा है राजा इसका मतलब गाना मुझे। और कोई साथी अपना विचार रखना चाहेंगे तो प्लीज़ आप लोग हैंड राइज ज़रूर करें ताकि आपका विचार हम लोग जानें। चलिए, तो मैं एक और हमारे साथी को बुलाना चाहूँगा जो आप लोगों को माइंड को फ्रेश करेंगे। एक बहुत सुंदर संगीत की अंतिम कड़ी करेंगे। तो राघव कर्स सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और बढ़िया से एक भजन आप जो है पेश करें। इसके बाद फिर हम लोग आशीष वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको आलमोट का ऑप्शन भेजा हूँ सर। राघव कर सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम है सर आपको और गुरुकुल में सभी भाई बहनों को प्रणाम है। आइए साथियों, प्यारा सा भजन सुनते हैं। तुझे शंकर कहूँ या शंभू, या कहूँ नंदी वाला, तेरी रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहूँ या शंभू, या कहूँ नंदी वाला, तेरी रमी विभूति तन पे, कान्हे पे विषधर काला। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गंगाधर नाम तुम्हारा, केसों से गंगा बहती, वो तरण तारिणी गंगे, सारे जग के दुखड़े धोती, खुशियों से दामन भरती, जीवन में करे उजाला। तेरी रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहूँ या शंभू, या कहूँ नंदी वाला, तेरी रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तूने मंथन किया समंदर, फिर हुई थी खींचातानी,
ना देखा सुना न जग में तुझ सा कोई औघड़ दानी। तूने सबको अमृत बांटा, खुद काल घूट पी डाला। तेरी रमी विभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहूँ या शंभु, या कहूँ नंदी वाला। तेरी रमी विभूति तन पे, कान्हे पे विषधर काला। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरिज, जय जय हरिज। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद कि आप आए और बहुत सुंदर भजन सुनाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, आप लोगों की बहुत सुंदर सुंदर आपका विचार आया और इन तथ्यों पर आपने अपना विचार साझा किया। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप लोग सब जो है अपने विचार प्रकट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग आशीष वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी सर, जो आप धार से बने हुए हैं, सर आएँ और आशीष वचन सबको प्रदान करें। और इसी के साथ में बड़े भैया को इनवाइट करते हैं सभी को होस्ट के सहयोग के साथ में। बड़ी सब लोग डिजिटल रूप से सर का वेलकम करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच पटेल सर, थैंक यू। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर AD प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। सॉरी फ्रेंड्स। साथियों, जैसे कि आज का टॉपिक सब्सिडी। सब्सिडी का अर्थ क्या है साथियों? सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि सब्सिडी होती क्या है और सब्सिडी जाती किसकी जेब से। साथियों, जैसे जीवन चक्र रहता है ना, ऐसे ही ये सब्सिडी है। आज कहने को तो सब्सिडी हम लोग लेते हैं, हमको लोगों को मिलती भी है, लेकिन ये बर्डन जो हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, उसी के द्वारा कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति की जाती है। आज जैसे गैस सिलेंडर को देख लो, उस पर सब्सिडी है। पेट्रोल को देख लो, बाहर से जिस रेट में पेट्रोल आता है उस पर वेट लगता है साथियों। कुछ पेमेंट सरकार मिलाती है, कुछ पेमेंट हम लोगों से लिया जाता है जब रेट डिसाइड होते हैं। ऐसे ही साथियों, आज आयुष्मान योजना को ले लो। आज बहुत अच्छी योजना है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूंगा, लेकिन वाकई ही में धरातल पर क्या ये योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं? नहीं साथियों। जिन लोगों को इनकी सख्त आवश्यकता है वो इसका 1% लाभ भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि या तो उनको नॉलेज नहीं है या उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता। और साथ ही साथ हमारी लाडली बहन योजना, हर स्टेट में शायद नाम अलग हो सकते हैं। आज इन सब योजनाओं को देखें तो आखिर में सबका सार एक ही निकलता है साथियों, कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। कोई भी सरकार हो साथियों, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो अदर खुद के दल चलाती हैं वो गवर्नमेंट्स हो, पर ये सिर्फ एक लुभावना शब्द है कि हम लोगों को पंगु कैसे बनाया जाए, हम लोगों को निकम्मा कैसे बनाया जाए।
और हम लोग भी बहुत खुश होते हैं साथियों कि अरे यार मुझको प्रधानमंत्री गृह योजना में मकान आवंटित हुआ, कुटीर आवंटित हुई और यहाँ इतनी सब्सिडी है। पर ये हम कहीं ना कहीं हमारी सरकारों पर ही पड़न डालते हैं साथियों, और जो हमारी ही जेब से जाया होता है। ये पड़न हकीकत में सरकार के ऊपर दिखता है, लेकिन धरातल पर इस सब का वजन आप लोगों के कंधों पर आता है साथियों। आज हम कृषि प्रधान देश में जन्म लिए हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो साथियों ये भी हमको समझने की आवश्यकता है। आज किसानों की आय और किसानों को अन्नदाता कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अभी जैसे हमारे पटेल सर ने बताया, तो साथियों एक यहाँ से हम हमारी जीडीपी में, हमारे देश की आर्थिक स्थिति में किसानों का क्या योगदान है इसको समझ सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों को सबको शायद नॉलेज होगा कि किसान का हर प्रोडक्ट, हर फसल टैक्स फ्री रहती है साथियों। किसान कहीं भी बैंक में पैसा जमा करने जाए, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे, आज एक सर्विस होल्डर, चाहे वो देश का सैनिक हो, चाहे देश की अदर सिविल सर्विसेज में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के जॉब में हो, उनको सैलरी भी जो मिलती है ना साथियों, टैक्स कट के मिलती है। और हमारे किसान की आय देखा जाए साथियों, जब बैंक में पैसा भी जमा होता ना, चाहे इंश्योरेंस ले वो, तो वहां पर एक 60 नंबर फॉर्म भरा जाता है साथियों, जिससे किसान का जो पैसा रहता है टैक्स फ्री रहता है। ये चीज भी हमको समझने की सख्त आवश्यकता है। अब मैं आता हूं सब्सिडी के ऊपर साथियों। सब्सिडी जो हम लोगों को दी जाती है, तो वो किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस पर विचार आपको और हमको ही करना है साथियों। आज एक व्यक्ति जो हजारों करोड़ों रुपए का मालिक है, क्या उसको सब्सिडी की आवश्यकता है? और एक व्यक्ति जिसको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, जिनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, या उनको आवश्यकता है? ये विचार भी आपको और हमको ही करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हम आज एक ऐसे बिजनेस से बिलोंग करते हैं जो आप और हम धरातल पर वर्क करते हैं, एक दूसरे के कम्युनिकेशन में आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को जानते हैं। तो ये हमारा प्रथम दायित्व बनता है साथियों कि हम इन चीजों में सुधार करने की ओर भी लोगों का ध्यान इंगित करें, लोगों को आकर्षित करें कि भाई आप लोग यहाँ सक्षम हो, आपको यहाँ सब्सिडी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सब्सिडी उन लोगों का हक है जिनके बच्चों को स्कूल भी नसीब नहीं होते, जिनके बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो इसके लिए हमको सब्सिडी को समझना भी तो पड़ेगा ना साथियों। जब हम सब्सिडी को समझ ही नहीं रहे कि ये सब्सिडी देकर गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। देखो साथियों, आज गवर्नमेंट कोई भी हो, वोट बैंक की राजनीति आज आम हो चुकी है कि हमारा वोट बैंक कैसे बड़ा किया जाए। हमारी सरकार को नियमित रहने के लिए हम हमारे लिए क्या काम करें जिसका बेनिफिट हम आम जनता को दें, लेकिन वो बेनिफिट आम जनता तक पहुंचता भी नहीं है साथियों। आज एक राशन कार्ड की दुकान पर जाकर देखो, जिसको आप और हम सरकारी उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं साथियों, इतना सस्ता सामान मिलता है। और वही आज अनाज जब गवर्नमेंट खरीदती है तो उसका एक एमआरपी डिसाइड होता है, और उस महंगे अनाज को खरीदकर क्या पैसा ले रही है सरकार उचित सामान की दुकान पर? 1 रुपया। किसी को 10 किलो गेहूं मिल रहे हैं, किसी को 20 किलो गेहूं मिल रहे हैं, किसी को 40 किलो गेहूं मिल रहे हैं।
परिवार की संख्या बल के आधार पर ये डिसाइड होता है साथी। और पूरे सामान का पैसा मात्र और मात्र 1 रुपया। और बहुत से साथी जिनको बीपीएल कार्ड की सख्त जरूरत है, जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है, वो भी अगर बीपीएल राशन कार्ड उनके पास है तो इस सामान को लेने जाने के लिए मोटरसाइकिल से जाते हैं साथियों। आज साइकिल से कोई जाना पसंद नहीं करता। तो आज हमारी गवर्नमेंट को इस ओर भी ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है कि किसको बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए, किसको राशन मिलना चाहिए। हर किसी को राशन की आवश्यकता नहीं है साथियों। होता क्या है कि 1 रुपए में पूरा राशन ले आए, बहुत से साथी उस राशन को बेचकर या तो ड्रिंक करते हैं या नशा करते हैं कोई भी, और बहुत से साथी उसको बेचते हैं और उस पैसे को अदर कामों में यूज करते हैं। यहां तक तो चलता है साथियों, लेकिन हम लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। ये बात को हमको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। हर चीज में सब्सिडी, हर चीज में हमको छूट चाहिए, जो कि गलत है साथियों। हमारे खुद के लिए गलत है, दूसरों की तो छोड़ो। और ये चीजें जब तक गवर्नमेंट नहीं सुधारेगी, जब तक ना तो कोई सब्सिडी का सही फायदा ले पाएगा, ना ही सब्सिडी का सही उपयोग हो पाएगा। आज हमारे देश में स्टार्टअप के नाम से बहुत सारे उद्योग धंधे ओपन किए जा रहे हैं, ताकि हमारे बेरोजगार साथी रोजगार पा सके, क्योंकि नौकरी देना तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो वहां भी यही चीजें हैं साथियों कि गवर्नमेंट हमको नई नई योजना देती है, बैंक से लोन दिलवाया जाता है, और जब वो लोन नहीं पटाया जाता तो ये नुकसान भी हमारी गवर्नमेंट का ही होता है ना साथियों। तो जीवन में कभी भी एक तरफा सोचना हमेशा गलत साबित हुआ है। दोनों पक्षों को देखना भी अत्यंत आवश्यक है कि एक योजना निकली है, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वाकई जो उसका हितग्राही है उस तक वो लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आज एक किसान के पास 20 बीघे जमीन है, घर में 4-4 गाड़ियां हैं, आज उसको भी सब्सिडी चाहिए। और एक किसान के पास में मात्र 2 से 3 बीघे जमीन है, उसके पास एक बैल जोड़ी तक नहीं है साथियों। या तो किसी की मदद लेकर अपने खेत जोतेगा, या ट्रैक्टर वगैरह से जुताई करेगा तो किराया देकर करवाएगा। उसके पास खेत के अंदर डालने के लिए बीज तक नहीं है, या तो कर्जा करके बीज खरीदेगा। तो यहाँ सब्सिडी का सही फायदा किसको मिलना चाहिए, ये ध्यान रखने के लिए साथियों काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने अधिकारी छोड़े हुए हैं, लेकिन आपका और हमारा क्या काम है, आपका और हमारा क्या दायित्व है, ये अब हमको सोचने और समझने की सख्त आवश्यकता है। तो साथियों आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। जितने भी साथी पार्टिसिपेंट किए हैं सभी ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, और ठाकुर सर ने जो बातें रखी वो भी सबको समझने लायक बातें हैं साथी। आज सबसे पहले होती है हमारे देश की सुरक्षा। सबसे पहले जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी तो आप और हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये जो बंदरबांट चलता है ना साथियों, सब्सिडी के नाम से, छूट के नाम से, ये हमारी आंखों पर पर्दा डालने के लिए होता है। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखो साथियों कि पहले हर चीज पर टैक्स लगता था, हर चीज पर, लेकिन आज टैक्स सिर्फ लिमिटेड है। उद्योग धंधों वालों के ऊपर है, व्यापारियों के ऊपर है, नौकरी पेशा वाले लोगों के ऊपर है। यहाँ तक कि हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको भी जो सैलरी मिलती है ना साथियों, टैक्स कटकर ही मिलती है। तो जब एक किसान को अन्नदाता की उपाधि दी गई है तो एक देश के वीर सपूतों को इस टैक्स
से बाहर रखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। तो साथियों, बातें तो बहुत हैं, गहराई भी बहुत है बातों, पर इस पर हमको खुद को जागने की आवश्यकता है, हमको खुद को समझने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम सब्सिडी का फंडा समझ गए और किसको सब्सिडी देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर एकजुट होकर आवाज नहीं उठा पाए या इस पर वर्क नहीं कर पाए, तो ये जैसा चला आ रहा है ना साथियों, वैसा ही चल रहा है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय काफी हो गया है और इस पर मैं खुलकर एक सेशन लेने वाला हूँ साथियों। थैंक यू सो मच पटेल सर, जो मुझको इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम पटेल सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत अच्छे ढंग से आज के सेशन की सार तत्व को हम लोगों के बीच में रखे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। इसी के साथ में आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की बहुत अच्छे अच्छे विचार आए और आप लोग जरूर देश के संबंध में जानकारी रखते हैं। और इसी के साथ में आपका रात्रि शुभ हो और पुनः हम लोग जो है कल सुबह 6:55 पे अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और नई ऊर्जान और नई जिंदगी की ओर अग्रसित हो, ऐसे आशा और अपील करते हुए होस्ट से निवेदन करूंगा कि सर आएं और सबको ऑलमोट का ऑप्शन दे। जय हायरिच की नारा लगाते हुए जय आज हरि, की जय जय हरि। जय जय हरी, जय जय हरी, हरि हरा हरि हरी। हरि, जय जय हरि।